अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, इमरान याकूब खान साहब और फैसल चौधरी साहब के साथ मैं हूं समीना पाशा। प्रोग्राम व्यू पॉइंट में आपको खुशामदीद कहती हूं। नाज़रीन, बड़ी अहम पेशरफ्त है जो हम देख रहे हैं। ऐसा लग रहा है कि अपनी अपनी पोजीशंस मुख्तलिफ सियासी जमातें संभाल रही हैं। एक तरफ हम देख रहे हैं तहफ़्फ़ुज़ आईन पाकिस्तान मूवमेंट जो बनाई गई है, एक अलायंस, वो कोशिश कर रहे हैं कि जमीयत उलमा इस्लाम फ़े को भी शामिल करें। आज जमात इस्लामी के अमीर हाफिज़ नईमुर रहमान साहब से भी उनकी मुलाकात हुई है और उनको भी दावत दी है उन्होंने कि शामिल हो जाएं, इस अलायंस का हिस्सा बन जाएं। तो दूसरी तरफ PMLN की गवर्नमेंट ने भी कल दावत दे रखी थी पीपल्स पार्टी को कि वो भी हुकूमत का बाकायदा हिस्सा बन जाएं और वजारतें ले लें। तो उसकी तरफ से भी अब ये पॉजिटिव खबरें आ रही हैं कि जनाब पीपल्स पार्टी ने भी हुकूमत का हिस्सा बनने और बाकायदा वजारतें लेने का भी फैसला कर लिया है। तो बज़ाहिर ऐसा लग रहा है कि मुख्तलिफ सियासी जमातें अपनी अपनी पोजीशंस संभाल रही हैं और इसी सारे हंगाम में जो अहम खबरें आ रही हैं वो अदालत के ऐवानों से भी हैं। और आप लोग जानते हैं जैसा कि काफ़ी खबरें बाज़गश्त कर रही थी कि कोई आइनी तरमीम आने वाली हैं। अब इस मुतल्लिक ख़ुद वज़ीर क़ानून आज़म नज़ीर तारड़ साहब ने भी कन्फर्मेशन कर दी है और जुडिशल कमीशन के कल के होने वाले इजलास में उन्होंने बाकायदा वहाँ पर मौजूद तमाम लोगों को ये बताया कि आइनी तरमीम लाई जा रही हैं जिसमें जुडिशल कमीशन की भी तश्कील नौ हो सकती है। इसके साथ साथ जो जजेस तकर्री का तरीक़ाकार है उसमें भी तरमीम लाई जा रही हैं और मुद्दत मुलाजमत के हवाले से भी जो कुछ चीज़ें हैं उसमें भी कवानीन में कुछ तरमीम की जा सकती है। तो फाइनली ये जो बाज़गश्त हम सुन रहे थे इसको लग रहा है कि अमली जामा पहनाने का वक्त आ गया है। कब ये तरमीम होंगी और ख़ास तौर पर अब इसमें अहम नौयत का केस भी अब लग चुका है जिसमें मखसूस नशिस्तों का फ़ैसला होना है और अगर ये मखसूस नशिस्तों का फ़ैसला होता है तो फिर क्या ये तरमीम हो पाएंगी या नहीं, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है। इसका आपस में ताल्लुक बड़ा इंपॉर्टेंट है, इसके हवाले से भी गुफ्तगू करेंगे। जो सियासी पेशरफ्त है, कौन सी जमात कहाँ खड़ी है, किसका किसके साथ एक फितरी और नज़रियाती इत्तेहाद बनता नज़र आ रहा है, इस हवाले से भी डिस्कशन करेंगे। और आने वाले दिनों में क्या फिर चैलेंजेस होंगे इस सारी सूरत हाल में हुकूमत के लिए। साथ में गंदम का स्कैंडल जो है इसके ऊपर भी कुछ तहकीकात हुई हैं, इसके ऊपर भी कुछ नए होशरुबा इंकशाफात हुए हैं, इसका भी जायज़ा लेंगे। आप सबको खुशामदीद के प्रोग्राम में। और इमरान साहब की तरफ पहले चलेंगे। इमरान साहब, ये बड़ा इंटरेस्टिंग है कि ये जो खबर हम सुन रहे थे कि मौजूदा चीफ जस्टिस हैं उनकी मुद्दत मुलाजमत में भी तोसी हो जाएगी अगर जो चीफ जस्टिस के मुद्दत बढ़ाई जाती है या फिर कानून में ये तरमीम की जाती है कि जो हद है उम्र की वो बढ़ाई जाती है। दोनों सूरतों में उन्हें फ़ायदा हो सकता है। आज़म नज़ीर तारड़ साहब ने इस मुतालिक क्या कहा है, पहले उनकी बात सुन लेते हैं और फिर उसके बाद इस पर गुफ्तगू करते हैं। जी, तकर्री के तरीक़ाकार के हवाले से हम भी यहाँ पर और भी बहुत सारे लोगों का ये ख्याल है कि बेहतरी उसमें आनी चाहिए, इसमें तो कोई शक नहीं। लेकिन चीफ जस्टिस की मुद्दत मुलाजमत में छेड़छाड़ की ज़रूरत क्यों पेश आ रही है, क्यों ज़रूरत महसूस कर रही है ये हुकूमत? इमरान साहब, आपके ख्याल से। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। समीना, देखिए सीधी सी बात है, जो आज़म नज़ीर तारड़ साहब का हमने अभी ये चलाया भी, वो जो जियो में शाहज़ेब खानज़ादा से जो बात कर रहे थे, हुकूमत ये समझती है या ये आप ये कह लें कि मुस्लिम लीग नून और उसकी इत्तेहादी पार्टियाँ ये समझती हैं कि दो तीन चीज़ें हैं इस आइनी तरमीम से या मुजव्वज़ा जो ये चीज़ें हैं उसमें, ये कि एक तो ये मामला हो कि जो जुडिशियल कमीशन है उसमें ये हो जाए कि जजेस का तरीक़ाकार जो हमेशा से हर बंदा इस पर एतराज़ करता है तो उसको कोई थोड़ा सा बेहतर किया जा सके। दूसरी बात ये कि ये तरमीम लाने का जो मामला है उनका ये कहना है कि जी ये तरमीम चीफ जस्टिस के लिए नहीं है। हम असल में ये चाहते हैं, जो अभी आज़म नज़ीर तारड़ कह भी रहे थे, कि कोई अगर आते हैं बहुत अच्छे जज होते हैं, उनकी बड़ी सलाहियतें होती हैं, लेकिन उनकी मुद्दत मुलाजमत या रिटायरमेंट की उम्र से चंद महीने रह जाते हैं तो प्रॉपर वो परफॉर्म भी नहीं कर पाते और वो रिटायर्ड होकर घर चले जाते हैं, तो उस तरह से उससे हम फ़ायदा नहीं उठा सकते। तीसरा, वो ये चाहते हैं कि जो सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान और हाई कोर्ट ऑफ पाकिस्तान, हाई कोर्ट है लाहौर हाई कोर्ट या कराची की सिंध हाई कोर्ट या दूसरी पेशावर हाई कोर्ट, तमाम हाई कोर्ट्स और सुप्रीम कोर्ट के जज साहबान की जो रिटायरमेंट की उम्र है वो एक ही हो जाए। वो ये ना हो कि एक जगह पे 62 साल है, एक जगह पे 65 साल है या किसी जगह पे 68 साल, ये जो सारी मामलात है इसको एक वो करना चाहते हैं। अगर आप मुझसे मेरी राय पूछें तो मैं ज़ाती तौर पे ये समझता हूँ कि कान इधर से पकड़ें या कान घुमा के इधर से पकड़ें। असल देखना ये चाहिए कि क्या वाकई ही ये तरमीम
वसी तर मफाद में मुल्क और कानूनी निज़ाम को बेहतर करने के लिए की जा रही है, या किसी एक शख्सियत की सिर्फ मुद्दत मुलाजमत बढ़ाने के लिए की जा रही है? अगर तो मकसद सिर्फ, आपकी क्या राय? मेरी ज़ाती, मैं आपसे वही कह रहा हूँ, बज़ाहिर अगर देखें तो ये लगता है कि जिस तरह हर चीज़ में पोलराइजेशन है कि हुकूमत तो ये कह रही है कि हम तो इंस्टीट्यूशन को ठीक करने के लिए बढ़ा रहे हैं, लेकिन अपोजिशन का कहना है कि नहीं, वो मौजूदा चीफ जस्टिस जो हैं उनको ये फ़ायदा देना चाहते हैं। मैं ज़ाती तौर पे समझता हूँ कि अगर ये चीफ जस्टिस को फ़ायदे देने के लिए तो नहीं होनी चाहिए, और अगर इसका फ़ायदा इंस्टीट्यूशन को होगा तो ज़रूर होनी चाहिए। नहीं, ये तो मैं भी कहूँगी, हाँ, लेकिन आपके ख्याल से इसके पीछे हुकूमत क्यों ये मैं ज़ाती तौर पे ये समझता हूँ कि इसका फ़ायदा चीफ जस्टिस को देने के लिए नहीं, मैं ये समझता हूँ कि इससे इंस्टीट्यूशन को फ़ायदा होगा। और वाकई ये जो एक मामला है कि जनाब एक आया चीफ जस्टिस बने और 2 महीने में फारिग हो गए, तो ये उससे वो तो कुछ भी नहीं कर सकते, और नीचे वाले को भी पता होता है कि ये तो 2 महीने का मेहमान है, तो वो डिसिप्लिन उस तरह से रहता नहीं है। ठीक है। अच्छा चौधरी साहब, एक कवि तासुर तो इस पे यही है कि इसमें चीफ जस्टिस साहब को मज़ीद रखना चाहती है हुकूमत अभी एज चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान, और बज़ाहिर जब से चीफ जस्टिस बने हैं चीफ जस्टिस, उस वक्त से कोई उनकी तरफ से सच प्रॉब्लम भी नहीं आई कोई सामने हुकूमत को कि उनके साथ काम करने में कोई दुश्वारी महसूस करे हुकूमत, और लगता है कि सब एक कंफर्टेबल सिचुएशन में है। तो बज़ाहिर ऐसा लगता है कि एक तासुर यही बनता है कि जी जितने कोर्ट रिपोर्टर्स हैं उनको भी मैं सुन रही थी आज, तो ज़्यादातर की यही इसके ऊपर राय है। आपके नज़दीक चीफ जस्टिस साहब को ये एक्सटेंशन अगर उन्हें मिलती है तो लेनी चाहिए, और इससे कौन सा फ़ायदा होगा इदारे को? अगर हुकूमत की लॉजिक माने हम, तो कौन सा फ़ायदा इससे इदारे को होने जा रहा है, ये जो तरमीम कर रहे हैं? देखिए, सबसे पहली बात तो ये है कि चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान जो मौजूदा हैं उनका तर्ज़ अमल जो है वो ऐसा लग रहा है कि वो एक्सटेंशन लेना चाहते हैं, और ये एक्सटेंशन की वो जो भी उनकी मामला उनके सामने केसेस आए हैं, उन्होंने जिस तरह से उनको डील किया है, तो हुकूमत की तो शदीद ख्वाहिश बन चुकी है कि उनको वो एक्सटेंशन दें, ताकि वो काम जो हुकूमत सियासी तौर पे नहीं कर सकी, शायद अदालत के महाज से शायद वो हासिल कर सके। बात यह है कि इस वक्त जो सबसे अहम सवाल ये है कि पहली बात तो ये है कि जो इमरान याकूब खान साहब फरमा रहे हैं कि हुकूमत ये कह रही है कि 2 महीने के लिए चीफ जस्टिस बनता है, तो वो वैसा काम, क्या काम चीफ जस्टिस से हुकूमत ने लेना होता है जो 2 महीने में वो नहीं कर सकता। 2 तरीके चीफ जस्टिस साहब के जो होता है, जो ऑफिस है चीफ जस्टिस किसी भी अदालत का, सुपीरियर कोर्ट्स का, उसका जो बुनियादी काम होता है वो इंतज़ामी मामलात को देखना होता है। अदालती महाज के ऊपर, तमाम जजेस के ऊपर ना चीफ जस्टिस को कोई दस्तरस हासिल होती है अदालती इख्तियारात के सिलसिले में, ना ही जो है वो कोई अदालत में ऐसा काम कर सकते हैं जो बाकी जजेस नहीं कर सकते। और कब्रिस्तान जो हैं वो इनएविटेबल लोगों से भरे पड़े हैं, कभी भी जो शख्सियात हैं वो निज़ाम से ऊपर नहीं होती। इस वक्त इस निज़ाम को बदलने की ज़रूरत क्या है, इसकी कोई सामने तो कोई ऐसी वजह नज़र नहीं आती। जजेस की अपॉइंटमेंट का तरीक़ेकार जो है वो बिल्कुल 18वीं तरमीम में लाया गया था, और वो एक बेहतर तरीक़ेकार था, उसमें मज़ीद बेहतरी की गुंजाइश थी। उस वक़्त के चीफ जस्टिस ने अपने हवारी जजों के साथ मिल के जो है उसमें तब्दीली लाई, और उसमें गवर्नमेंट को मंजूर किया, और फिर गवर्नमेंट ने घुटने टेके। और उस वक़्त की गवर्नमेंट भी क्योंकि कॉम्प्रोमाइज़ में यकीन रखती थी, हज़ारी साहब की गवर्नमेंट थी, तो 19वीं तरमीम आई जिससे जो अदलिया में जज लगाने का जो तमाम तर इख्तियारात हैं वो मुर्तकज़ हो गए चीफ जस्टिस साहबान के पास, और चीफ जस्टिस साहबान ने फिर इसका खूब फ़ायदा भी उठाया और अपनी पसंद के जजेस भी लगाए, और सिर्फ ज़ाती ताल्लुकात, साथी पसंद नापसंद की बुनियाद पर अपॉइंटमेंट्स हुई। तो 2 मामले हैं, एक तो जजेस की तैनाती का तरीक़ेकार है, उसको एड्रेस करने की ज़रूरत है, लेकिन वो सिर्फ वो मामला आइन में तवज्जो तलब नहीं है, उसके अलावा भी बहुत सारे मामलात हैं जो कि तवज्जो तलब है। और सबसे इम्पोर्टेंट जो बात है अभी जब ये 16-17 महीने की भी इनकी हुकूमत थी, जॉय साहब इसमें थोड़ा सा ये भी ऐड कर लें मेरा सवाल कि अभी जब 16-17 महीने की भी हुकूमत थी इन्हीं 2 जमातों की, पीडीएम की, तो उस वक्त भी इन्होंने जो जजेस से मामला जुड़े हुए थे, सुप्रीम कोर्ट के इख्तियारात से, चीफ जस्टिस के इख्तियारात से जुड़े हुए मामला थे, उस वक्त भी उसमें उन्होंने
तरामीम की और फिर आपने देखा कि जिस तरह से एक कमेटी बनी, चीफ जस्टिस के इख्तियारात को डाइल्यूट किया गया, वो सारा हमने मामला। तो मुसलसल ऐसे लग रहा है कि ये जो दोनों जमातें हैं, ये जो अदालती मामलात हैं उनसे मुतमईन नहीं हैं, या उसमें मुसलसल ये तरामीम और तब्दीलियाँ कर रही हैं। इसकी क्या आपको ख़ास कोई वजह नज़र आ रही है कि अपना जो काम है उनका गवर्नेंस का, उस पर या डिलीवर करने पे तवज्जो नहीं है, और जो इंतज़ाम ये जो मामलात हैं कि किस तरह से जो रियासती ढांचा है उसको मुसलसल कुछ ना कुछ उसमें मनूवरिंग हो रही है? समीना, इस वक्त जो अदालत है उसने उसके गवर्नमेंट और जो मुक़्तदर हल्के हैं उनके साथ बहुत अच्छे रिलेशन हैं। इस वक्त जो जितनी ज़्यादा हम मांगी इन एग्जैक्ट इंतज़ामिया में है और अदालत में है, इससे पहले नज़र नहीं आई। इसी वजह से हुकूमत जो है वो चाहती है कि ये काम जो है इसको एक्सटेंड किया जाए और ये जो मौजूदा सूरत हाल है इसको बरकरार रखा जाए। देखें ना, इस सूरत हाल में क्या इंतज़ामिया को क्या प्रॉब्लम आया है। इस कदर जो है पोल्यूटेड इलेक्शन हुआ है, इस तरह से धांधली ज़्यादा इलेक्शन हुआ है, सुप्रीम कोर्ट उस पर चुप करके बैठी रही है। 6 जजेस का मामला है, उसको सुप्रीम कोर्ट कैसे देख रही है? अगर कुछ जजेस जो हैं वो 4-5 बीच में ना हो बेंच में, तो ये मामला तो अब तक जो है वो कालीन के नीचे स्वीप कर दिया गया होता है, जिसे अंग्रेज़ी में कहते हैं कि अब देखें ना, अब आइन में आप अदालती इस्लाहात की बात कर रहे हैं, तो ये बताइए कि क्या इस वक्त जो 18वीं तरमीम के बाद वफाक से सूबों को तो इख्तियार चले गए, माली इख्तियारात सूबों से ज़िलों की हद तक तो आते नहीं है। वहाँ पर चीफ मिनिस्टर जो हैं वो डिस्क्रेशन है उनकी, अरबों रुपए के फंडों पे बैठे होते हैं। जो प्रोविंशियल फाइनेंस कमीशन है, इसकी बात क्या वो इससे ज़्यादा अहम मसला नहीं है? राइट। इस पर मैं ज़रा मजीद भी कुछ आरा लेती हूँ, क्योंकि बहुत सारे सियासी मामला भी इनसे जुड़े हुए हैं, तो इस पर राय जानना बड़ी ज़रूरी है। सीनियर सहाफ़ी मोहम्मद मालिक साहब इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे मजीद बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम मोहम्मद मालिक साहब। जी अस्सलाम वालेकुम। मालिक साहब, बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। सर, ये जुडिशल पैकेज ला रही है हुकूमत, जिसका अब बाकायदा ऐलान भी कर दिया गया है, बाज़गश्त तो हम काफ़ी दिनों से सुन रहे थे। क्या आपको महसूस हो रहा है कि ये जो सारा पैकेज लाया जा रहा है उसका मकसद क्या है, और क्या आप ये देख रहे हैं कि इसमें हुकूमत कामयाब भी हो जाएगी, होती नज़र आ रही है आपको कामयाब? देखें, डिपेंड करता है कि किस तरह ये स्ट्रक्चर करते हैं, क्योंकि ये सबसे पहले खबर हमने ही दी थी कि ये जो 3 ईयर वाली टेनर पोस्टिंग की बात हो रही थी चीफ जस्टिस साहब की, फिर गवर्नर ने कहा ऐसी कोई बात नहीं है। ये डिपेंड करता है, क्योंकि देखें जहां तक नेशनल असेंबली है उसमें ये पास थ्रू हो सकती है कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट। सेनेट के अंदर 12-13 वोट्स का फर्क है, इसलिए वहां पे उनको जरूरत पड़ेगी सबकी। अगर तो ये जुडिशियल रिफॉर्म्स इनैक्ट इस तरह करते हैं कि जजेस का जो अपॉइंटमेंट है उसके प्रोसीजर सिंप्लीफाई हो जाए, बेहतर हो जाए, जजेस का इसमें जो एब्सोल्यूट कंट्रोल है वो कम हो गया, पार्लियामान का चीजें आ जाए। अगर जो चेंजेस तो पर्सन स्पेसिफिक नहीं है उसमें तो आई थिंक इनको सपोर्ट मिल जाएगी पीटीआई की। लेकिन ये जो 3 साल की पोस्टिंग की बात है, अगर इसके लिए तो 2/3 मेजोरिटी आपको दोनों हाउसेज में चाहिए, और अगर इसके पहले बेनिफिशरी वाइजिसा साहब नहीं बनना है तो फिर तो किसी कीमत में मुझे पोस्टिंग नजर उसकी सपोर्ट पीटीआई की नजर नहीं आती इनको मिलती भी, और होना भी नहीं चाहिए। मेरा ख्याल है अगर ये काफी चीजें इसके हक पे भी कही जा सकती हैं, टेनर पोस्टिंग के 3 साल की या जो भी मुद्दत रखें आप, उसके हक में काफी दलीलें हैं। लेकिन इसका तासुर ये है कि गवर्नमेंट प्लीज करना चाहती है चीफ जस्टिस साहब को, और उनके लिए ये चीज अभी से शुरू करना चाहती है। ये तासुर गलत है, और अगर चीफ जस्टिस साहब समझते हैं कि अदलिया के लिए बड़ी अच्छी ये मूव है कि चीफ जस्टिस ऑफ हाई कोर्ट और चीफ जस्टिस ऑफ सुप्रीम कोर्ट इनकी टेनर पोस्टिंग हो 3 साल की या व्हाटएवर, तो उनको बड़ा कैटेगोरिकली अनाउंस कर देना चाहिए कि ठीक है जी, मैं भी टेनर पोस्टिंग को सपोर्ट करता हूँ, लेकिन मैं नहीं लूंगा, मैं बेनिफिशरी नहीं हूँगा, आने वाले चीफ जस्टिस से आप ये असूल लगाएं। मेरा ख्याल है अगर ये भी अनाउंस हो तब भी शायद पीटीआई सपोर्ट कर दे, लेकिन चीफ जस्टिस साहब को तो किसी कीमत में सपोर्ट नहीं करेंगे। आपने लेटेस्ट देखी है, कल का बयान भी आपने खान साहब का देखा, जिसमें उन्होंने क्लियरली क्वेश्चंस रेज कर दिए चीफ जस्टिस की जात के ऊपर और उनकी इम्पार्शियलिटी के ऊपर। पहले बयान में भी वो चीफ जस्टिस हाई कोर्ट को भी टल चुके हैं एक अर्लियर बयान में। तो इसलिए इस वक्त जो चेंजेस लग रही हैं वो लग तो पर्सन स्पेसिफिक रही हैं, तासुर ये बन रहा है और ये बनना नहीं चाहिए। मोहम्मद मालिक साहब, ये फरमाइएगा कि ऐसा हमारे यहाँ क्यों होता है? मिसन जैसे अभी जस्टिस काजी फाइज ईसा साहब की बात कर लें
तो एक वक्त था कि सब ये लोग उनकी तारीफ़ें करते नहीं थकते थे और उनके मेरिट की, उनकी सारी चीज़ों की मिसालें दी जाती थी। फिर एकदम से वही किरदार जो है वो विलन बन जाता है और सब उसके मुखालिफ हो जाते हैं। तो क्या जिसके आप ये नहीं समझते कि ये भी है हमारे यहाँ अलमिया कि जिस पार्टी के हक में फैसला आ जाए उसके लिए वो मसीहा बन जाता है और जिस पार्टी के खिलाफ आ जाए उसके लिए वो विलन बन जाता है? ये इमरान आपकी बात बिल्कुल ठीक है, बिल्कुल पार्टी यहाँ गलत बंदे से उम्मीद लगा ली जाती है। अपनी मर्जी के खिलाफ बात हो तो आपको चुपती है, लेकिन होता क्यों है? होता यह है कि अदालतें भी तो अपनी मर्जी से पेस ऑफ केसेस डिसाइड करती है ना, और नेचर ऑफ केसेस। अब उनका एक एतराज ये है कि देखें जी, जो हमारी विमेन सीट्स वाला मामला है इसकी पिटिशन क्यों नहीं लग रही? वाकई कोई रीजन नहीं है कि क्यों नहीं लग रही। अगर अपील्स का एक प्रोसेस है, वो अपने फ्लो में अगर सबको एक ही तरीके से डील करे तो फिर एतराज़ात ना हो। जुडिशरी भी तो सिलेक्टिव जजमेंट्स करती है ना। आजकल मौसम चल रहा है, हर चीज से पीएमएलएन बरी हो रही है, हर चीज में पीटीआई अंदर हो रही है। आज से 2 साल पहले ये था कि हर चीज में पीएमएलएन और दूसरे अंदर होते थे और पीटीआई में लोग बरी होते थे। जुडिशरी भी तो इम्पार्शियल हमें नजर नहीं आ रही। लेट्स बी ऑनेस्ट, पॉलिटिशियंस तो ठीक है, आप और मैं भी अगर हमारे खिलाफ अदालत फैसला देती है हम भी कहते हैं जो जी जज ने 2 नंबर काम कर दी, जज ने, वो नेचुरल रिएक्शन है। लेकिन एक चीज कांस्टेंट होनी चाहिए। और लेकिन मालिक साहब एक और चीज इसमें बड़ी इंपॉर्टेंट है, आपने चूंकि अभी रिजर्व सीट्स के हवाले से भी नुक्ता उठाया है। अब ये 6 मई को केस भी फिक्स हो गया है समाअत के लिए और इसके साथ सीधा सीधा नत्थी हो गया ये मामला। अगर हम इसको देखें कि 2/3 मेजॉरिटी तभी इस हुकूमत के पास होगी कौमी असम्बली में अगर ये रिजर्व सीट्स इनके पास रहती हैं। अगर पीटीआई को उनकी रिजर्व सीट्स मिल जाती हैं तो फिर 2/3 मेजॉरिटी नहीं रहेगी कि वो इसको कर सके। आपको लगता है कि उससे पहले हुकूमत ये आईनी तरमीम करने में कामयाब हो जाएगी? और अगर ऐसा होता है तो ये कॉन्ट्रोवर्शियल नहीं हो जाएगा मामला सारा? नहीं, आप मुझे ये बताइए कि अगर ये सीट्स गवर्नमेंट के पास ही रहती हैं, उनको नहीं मिलती, फिर तो आईनी तरमीम हो जाए। और अब सवाल क्यों उठ रहे हैं? सवाल इसलिए उठ रहे हैं कि देखें, गवर्नमेंट ने इंडिकेट कर दिया है कि वो इन चीजों के बारे में सीरियसली सोच रही है। अभी आजम नजीर तारड़ साहब आए हुए थे शो में, हसन शाहजेब के शो में थे कल या परसों। उन्होंने वहाँ क्या कहा? उन्होंने इनकार नहीं किया। उन्होंने कहा नहीं अभी बात नहीं हो रही, लेकिन मैं इनकार नहीं कर रहा कि हो सकता है कल को कोई पॉलिटिकल पार्टी या फैक्शन ये आइडिया लेके आए तो हमें इससे देखना पड़े। ये गलत बयानी है। देखिए, ये हो रही है डिस्कशंस, ये बड़े अरसे से हो रही हैं। ड्राफ्ट सुप्रीम कोर्ट का रूल्स का ड्राफ्ट नया बन गया हुआ 2010 की रिप्लेसमेंट के लिए, जिसके अंदर आप 5 जजेस वाली बात कर रहे हैं कि 5 जजेस के अंदर से पैनल आएगा। सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस का 3 जजेस में से पैनल आएगा। वो सीनियरिटी वाली चीज भी खत्म की जा रही है। ठीक है, अगेन मैं कोई इतना सीनियरिटी के हक में नहीं बोलता। आई थिंक मेरिट का एक और स्टैंडर्ड होना चाहिए। लेकिन ये सारी जुडिशियल रिफॉर्म्स जो प्लान है, जिसका सबसे बड़ा फायदा इस वक्त के बैठे हुए चीफ जस्टिस को होगा, तो उसमें बड़ा क्रिटिकल केस है ये सीट्स वाला। अब अगर ये केस उनके खिलाफ जाता है पीटीआई के, और देन इट इज फॉलोड बाय कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट्स, बिकॉज ये सीटों का जो नंबर नहीं गड़बड़ हुआ, ये गवर्नमेंट को फेवर कर रहा है, तो मुझे बताएं, आप 4 और 4 को 8 नहीं कहेंगे, 12 कहेंगे? ठीक बात। लेकिन जो ये मालिक साहब जो अभी आपने एक और बात की, ये भी बड़ी इंपॉर्टेंट है कि अगर इस तरह से चीफ जस्टिस की अपॉइंटमेंट हो कि एक पूरा पैनल जाए, लिस्ट जाए और 4-5 जजेस की, जिसमें से किसी को भी, तो इस पर फिर सवाल उठ रहे हैं कि इस तरह तो मुख्तलिफ जज साहिबान लॉबिंग कर सकते हैं और फिर इस तरह से तो अपनी एक एश्योरेंस दे सकते हैं जो भी हुकूमत वक्त होगी कि जी हम आपको कोई प्रॉब्लम नहीं करेंगे। तो ये खदशात तो रहेंगे कि फिर जो इंडिपेंडेंस की हम बात करते हैं जुडिशरी की, वो कहाँ जाएगी? यही तो एक नुक्ता जो आर्मी चीफ है उनके ऊपर क्रिटिसिज्म किया जाता है, यानी उनकी अपॉइंटमेंट के हवाले से जो तरीकाकार है, तो यही इस पर में इम्प्लीमेंट कर दिया जाए। आपको ये इसमें फेयरनेस नजर आती है? नहीं, इसमें बिल्कुल एक्सप्लॉयटेशन की बहुत ज्यादा गुंजाइश। लेकिन देखिए, अमेरिका का निज़ाम देखें। अमेरिका में प्रेसिडेंट जो है वो सुप्रीम कोर्ट का जज नॉमिनेट करते हैं, उनकी डिस्क्रेशन है, वो कर देते हैं, लेकिन उस बंदे की भी पब्लिक हियरिंग होती है। अमेरिका में किसी को अपने बाप का, माँ का, खानदान की किसी जायदाद का ना पता होना तो उसको चाहिए या इलेक्शन में खड़ा हो जाए या जज की नॉमिनेशन करवा ले। बाकी ढूंढ के लाके बता देते हैं किसके आगे पीछे कौन क्या था, कहाँ क्या नहीं था। तो वहाँ पे अगर डिस्क्रेशन इस्तेमाल होती है तो उसका फुल पब्लिक एक्सपोजर पहले हो जाता है बंदे का, सबको पता होता है। यहाँ नहीं कि एक दिन आपको पता लगेगा कि जी इमरान साहब जज बन गए सुबह,
और उसके बाद हम चू करेंगे ये कैसे बन गए, ये क्यों नहीं, लेकिन वो बन गए होंगे तब तक। आप किसी भी निजाम की एक आधी चीज नहीं ले सकते, या तो फिर आप पूरे सेफगार्ड भी करें। जैसे आपने बात की है, बिल्कुल ठीक बात है, अगर आपने 3 सीनियर मोस्ट जजेस में से एक लेना है तो ठीक है, वो तीनों सीनियर मोस्ट होंगे। सीनियर मोस्ट के जो 3 सीनियर मोस्ट है फॉर एग्जाम्पल, तो तीनों ही क्वालिफाइड है टू बिकम सीजे। लेकिन आपको एक रीजन देंगे ना कि जी हमने इसलिए लिया क्योंकि फॉर एग्जाम्पल के जी बड़ी एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म्स आई हैं, तो मिस्टर ए इज बेटर देन मिस्टर बी ऑन दीज थिंग, ये उनकी स्ट्रेंथ है। कोई ना कोई रीजन होंगे, लेकिन जहाँ डिस्क्रेशन होती है वहाँ हमेशा एक अब्यूज का पॉसिबिलिटी नहीं खत्म आप कर सकते। और पाकिस्तानी जैसे मुल्क में जहाँ पे इंडक्शन ऑफ जजेस पे कोई क्वालिटी चेक नहीं है, जो जजेस जिस तरह इंडक्ट हो रहे हैं कोई ओवरसाइट नहीं है। जजेस खुद ही चीफ जस्टिस साहब जो भी वक्त के चीफ जस्टिस होते हैं वो ही डिसाइड कर देते हैं किसको लाना है नहीं लाना, और चले अब तो फिर एक कमेटी का सिस्टम आ गया है, बट इवन देन टू मच डिस्क्रेशन। तो ये अगर आपकी बात बिल्कुल ठीक है, अगर उन्होंने 3 जजेस वाला सीन होना भी है, इसके सेफगार्ड्स भी आपको डालने पड़ेंगे। बिल्कुल ठीक है मालिक साहब, अब थोड़ा सा ज़रा सियासत में भी हमें थोड़ा सा रहनुमाई दे दें। पीपल्स पार्टी और मुस्लिम लीग नून जो हैं उनके हवाले से अब मामला ये है कि कल जो वज़ीर-ए-आज़म की और बिलावल भुट्टो ज़रदारी की मुलाकात हुई, उसमें फिर उन्होंने उनसे रिक्वेस्ट की और ख़बरें ये हैं कि वो मान भी गए हैं और पीपल्स पार्टी अब राज़ी हो गई है वजारतें लेने पे। तो हमारे वाकफ़ान हाल तो ये कहते हैं कि पीपल्स पार्टी राज़ी पहले से थी, इनकार सिर्फ इसलिए इंतज़ार कर रहे थे कि ये हुकूमत रहती है या नहीं। तो अब उन्हें भी ये लग रहा है या अंदाज़ा हो गया कि ये हुकूमत अभी कहीं नहीं जा रही, इसलिए उन्होंने मरहलावार शामिल होने का इरादा कर दिया। आप क्या समझते हैं? ऐसा मेरी तो इतला इसके बरक्स है, मेरी इतला के मुताबिक अभी तक कोई बिल्कुल इंटरेस्टेड नहीं है वो, और वो चाहते हैं कि जो पहला 6-8 महीने साल है ये ना आए और ये बजट में उनका कोई कंट्रीब्यूशन ना हो। बजट सिर्फ सपोर्ट करें गवर्नमेंट को पास कराने में, और वो ये PMLN के बजट के हैं सारे इसको। अच्छा, यानी फौरी तौर पर नहीं वो शामिल हो रहे। आपको नहीं पता, मुझे नहीं पता कितनी गालियां पड़नी है कौम से। लेकिन मालिक साहब ये भी अब हम इधर अगर PTI की तरफ हम देखें, यहाँ पे भी बड़ी गुफ्तगू हो रही है, कभी मुज़ाकरात, कभी बातचीत, कभी इंगेजमेंट, तो कभी डील, और उसके बाद फिर धमाकादार किस्म का एक बयान उधर से अडयाला से आ जाता है। आपकी क्या इत्तलात है, किसी किस्म की कोई टॉक्स स्टार्ट हुई हैं, होने जा रही हैं, या बस ये बिला वजह की शोर शराबा ही मच रहा है? मेरी इत्तला के मुताबिक जी एब्सोल्युटली कोई कांटेक्ट नहीं है। मेरी इत्तला के मुताबिक एस्टैब्लिशमेंट बिल्कुल अभी इंटरेस्टेड नहीं है, और वो क्यों होंगे, अभी उन पर प्रेशर ही कोई नहीं है। देखिए एस्टैब्लिशमेंट पे सिर्फ एक ही प्रेशर होगा जब बातचीत करना वो चाहेंगे, जब उनको ये लगेगा कि इमरान खान को और जेल में नहीं रखा जा सकता, बिकॉज इमरान खान जिस दिन बाहर आएंगे उस दिन पाकिस्तान उनके साथ होगा। ये इनकी रियलिटी है जो PMLN सबको पता है, ये लोग नहीं रोक सकते इमरान को। इमरान का सिर्फली कॉन्फ्लिक्ट इमरान को भी रोक सकता है तो एस्टैब्लिशमेंट है। इस वक्त एस्टैब्लिशमेंट में प्रेशर नहीं है, इन द सेंस ठीक है वो पॉपुलैरिटी अपनी जगह सब कुछ है, लेकिन अभी इलेक्शन तो नहीं हो रहे ना, अभी तो तब प्रेशर पड़ेगा। 2 प्रेशर्स पड़ सकते हैं एस्टैब्लिशमेंट पे, एक तो ये कि उनको ये लगे कि हम जेल में और रोक नहीं सकते, दूसरा अगर इमरान अपने लोगों को कहें ठीक है हम PMLN से भी बात करेंगे, हम PTI से उनसे भी बात करेंगे, पीपल्स पार्टी वालों से भी, JUI से भी, और हम एक डेमोक्रेटिक फ्रंट इकट्ठा बनाएंगे, तब प्रेशर आएगा। अकेले साइलों के अंदर जो मर्जी होता रहे वो नहीं होगा। वहाँ पे बहुत रेड लाइंस दोनों तरफ से क्रॉस हो गई हुई हैं। May 9 इनकी रेड लाइन क्रॉस हुई थी, May 9 के बाद जो उन्होंने किया उन्होंने रेड लाइंस क्रॉस की, तो इतनी रेड लाइंस क्रॉस हो गई हुई है कि इस वक्त बात का कोई माहौल है ही नहीं उनका, और ना ही मेरा ख्याल है कि इस वक्त एडमिनिस्ट्रेशन पे प्रेशर है बात करने का। ठीक, बहुत बहुत शुक्रिया आपका मोहम्मद मालिक साहब, थैंक यू सो मच फॉर इट। एक ब्रेक लेते हैं नाज़रीन, ब्रेक से वापस आते हैं। मालिक साहब ने भी कुछ इन्फॉर्मेशन रखी है, इसके ऊपर भी फर्दर डिस्कशन करेंगे, और ब्रेक के बाद हम आएंगे तो गंदम के बहरान के हवाले से भी कुछ चीज़ें ऐड करेंगे प्रोग्राम में। आप हमारे साथ रहिएगा। जी वेलकम बैक नाज़रीन। इमरान साहब की खबर है कि पीपल्स पार्टी बिल्कुल ज्वाइन कर रही है PMLN को जल्द ही कैबिनेट में। मालिक साहब कह रहे थे कि उनकी खबर ऐसी नहीं है, लेकिन दूसरी तरफ हम ये भी देख रहे हैं कि PTI भी अपनी अलायंस जो है उनको भी स्ट्रेंथन करने की कोशिश कर रही है।
आज जमात इस्लामी के अमीर से भी उनकी मुलाकात हुई है मंसूरा में, तो क्या जमात इस्लामी ज्वाइन करेगी पीटीआई को? और इन छोटी जमातें जो इनके साथ इस वक्त जुड़ी हुई हैं, इनके साथ कितना कोई मौसर अलायंस जो है वो तश्कील पा सकता है पीटीआई का? चौधरी साहब, आपकी क्या राय है? दोनों तरफ से ऐसा लग रहा है मुख्तलिफ सियासी जमातें अपनी अपनी पोजीशंस ले रही हैं, तो आपको लगता है कि जमात इस्लामी अपना वजन डाल देगी पीटीआई के पलड़े में? जमात इस्लामी के पास कोई ऑप्शन ख़ास तो है नहीं, ना तो वो किसी गवर्नमेंट के रन में है। उनकी जो अगर कोई पॉलिटिकली कोई एक आधी सीट है वो सिंध में है, तो इस पोजीशन में तो वो है नहीं कि वो पीपल्स पार्टी के साथ जो है मुआनका कर सके। तो सियासी तौर पे जो ऑप्शन बचता है वो तो पीटीआई ही बचती है। और पीटीआई का ये जो छोटी जमातों के साथ इत्तेहाद है, ये कोई ख़ास डेंट डाल सकेगा या नहीं डाल सकेगा, ये तो वक्त बताएगा। क्योंकि कल भी हमने अपने प्रोग्राम में जब बात पूछी पीटीआई वालों से, तो उनके पास कोई सियासी प्रोग्राम है नहीं, ना ही कोई सियासी। असद कैसर साहब जो हैं, महमूद खान अकरचकज़ई, वो एक कोशिश कर रहे हैं, और इस कोशिश में वो कितना कामयाब होते हैं। हाँ, अगर जेयूआई और पीटीआई एक साथ आ गए फिर मामला और होगा, फिर हुकूमत को ज़रा पोजीशन उनके ऊपर ये होगा, प्रेशर होगा। अदर दैन दैट मुझे नहीं लगता कि कोई प्रॉब्लम होएगा, क्योंकि पंजाब में जो है वो पीटीआई को बिल्कुल भी पॉलिटिकली हिलने नहीं दिया जा रहा, और उनकी जो अपनी सियासी क़यादत भी है वो इमेच्योर है बड़ी, और वो समझ नहीं रहे कि इस वक्त वो ख़ुद को आई फेल टू अंडरस्टैंड वो कहाँ पे प्लेस कहाँ पे कर रहे हैं। जो लोग उनको उनकी हेल्प कर सकते हैं वो उनकी हेल्प लेते नहीं हैं। और जिस तरह JUIF जो है वो बहुत इम्पॉर्टेंट मामला है, लेकिन आपने देखा कि CM KP ने उन पर ज़ाती हमला कर दिया। अब वो क्योंकि एक ऐसा फैक्शन है जहाँ पे पहले भी बहुत नाराज़गी थी, तो और इस मामले को लेके ऊपर सोने पे सुहागा ये हुआ है कि पीपल्स पार्टी के जो गवर्नर है नामजद, वो भी DI खान से है। तो ये DI खान के इर्द गिर्द DI खान की पॉलिटिक्स बड़ी इम्पोर्टेंट हो गई है KP की, और वो भी शदीद सही, वो शदीद ख़िलाफ़ हैं एक दूसरे के। तो पीपल्स पार्टी की जहाँ तक बात है, मैं मालिक कल भी मैंने आपको ये कहा था कि पीपल्स पार्टी मेरे इत्तला के मुताबिक नहीं आ रही। आज मालिक साहब ने उसकी तस्दीक भी की है। तो इस वक्त तक पीपल्स पार्टी का हुकूमत में आने का कोई इरादा नहीं है, अनटिल अनलेस के कोई मेजर ब्रेक थ्रू जो कि अभी तक नहीं है। जो गवर्नर सिंध भी उन्होंने मांगा था वो भी उनको नहीं मिला है, और पीपल्स पार्टी इस डूबती किश्ती को जब तक ये स्मूथ सेलिंग में नहीं आती कभी भी ज्वाइन नहीं करेगी। नहीं, कश्ती डूब रही है क्या इमरान साहब? बाज़ाहिर तो लग रहा है कि हुकूमत बड़ी कंफर्टेबल है, जिस तरह से जो चाह रही है वो अपने अहदाफ हासिल भी कर रही है। तो नहीं, डूब नहीं रही तो तर भी तो नहीं रही ना। देखिए, कश्ती डूब रही है, ये चौधरी साहब की ख्वाहिश तो हो सकती है या किसी की भी ख्वाहिश हो सकती है, लेकिन हमने तो देखना है कि इस वक्त ऑन ग्राउंड क्या पोजीशन है। तो ऑन ग्राउंड देखें, पाकिस्तान या थर्ड वर्ल्ड कंट्रीज़ में जब सियासत होती है तो देखना होता है कि दो तीन जो पहलू हैं, इस्टेब्लिशमेंट जो है वो इस वक्त हुकूमत के साथ है। अभी मालिक साहब या चौधरी साहब या हम सब लोग जो यहाँ पे डिस्कस कर रहे थे, उनके मुताबिक अदलिया की सपोर्ट भी हुकूमत के साथ है। देखिए कि दो तीन जो लोग हैं, इदारे हैं, अगर ये हुकूमत के साथ हैं तो रावी तो उनके लिए चैन लिख रहा है। हुकूमत तो फिर हमें कहीं जाती अभी नज़र नहीं आ रही। दूसरी बात ये कि उनका जो बड़ा मुखालिफ है या उनके लिए जो ख़तरा है या उनके जो उनके लिए चैलेंज है वो क्या है, वो PTI थी। PTI जो है अब इस वक्त उसका जो मामला है, खुद चौधरी साहब ये बल्कि यूँ कह लेते हैं कि उनका जो मुखालिफ है वो PTI नहीं है, वो तो सिर्फ इमरान खान है, और इमरान खान जेल में है। वो PTI तो बाहर है, लेकिन वो उस तरह से कोई चैलेंज तो नहीं बनी। देखिए, मैं यही अर्ज कर रहा हूँ कि खुद चौधरी साहब जैसे फरमा रहे थे कि इमरान खान सब जेल में और जो बाहर हैं वो सब कोई चैलेंज नहीं है। वो अपनी सब 1.5 इंच की अपनी मस्जिद बना के बैठे हुए हैं। उनकी ना कोऑर्डिनेशन है, ना उनका राब्ता है, वो आपस में कोई बंदा कोई बात करता है, भी नहीं लग रहे, और स्ट्रेटजी भी कोई नहीं है, स्ट्रेटजी भी कोई नहीं, ना उनमें उस तरह से है। और जो कोई डिलीवर कर सकता है, और जो कोई डिलीवर कर सकता है उसको वो कहते हैं बदूरी रवे कितने साड़ियाँ कमजोरियाँ ना सब दे सामने आ जाए।
तो ये सारी चीज़ें जो हैं ये हुकूमत को खुद मजबूत कर रही हैं। और जब हुकूमत देखिए, ये पहला कुछ अरसा ही होता है जिसमें ना हुकूमत ने अपने पाँव जमाने होते हैं। पीपल्स पार्टी जो अब शामिल होने को तैयार हो गई है, मैं आपसे फिर ये कह रहा हूँ कि उसकी बुनियादी वजह यही है कि पीपल्स पार्टी ये देख रही थी कि क्या ये हुकूमत अपने पाँव पे खड़ी होती है या नहीं होती। अब उन्हें अंदाज़ा हो गया। ये बात ठीक है, मैंने रात भी कहा था खुद भी कि वो बजट तक का इंतज़ार करके शायद बजट के बाद शामिल हों, लेकिन असूली तौर पे वो शामिल हो गए। और मेरी इस बात की, अगर जो मैंने रात भी बात की थी, आज राना सनाउल्लाह साहब ने भी शहजाद इकबाल तो जब उन्होंने गवर्नर्स भी ले लिए तो फिर ओहदे भी ले लिए, आईनी ओहदे भी तो फिर शामिल ही है ना। एक सिर्फ यही है कि वजारतें नहीं ली, अदरवाइज तो आपने हर जगह सपोर्ट भी करना है, ओहदे भी ले लिए, तो फिर बाकी क्या रहेगा? वो शामिल तो हैं, शामिल तो हो गए एक तरह से, सिर्फ काबीना में शामिल नहीं, वो भी हो जाएंगे। पीपल्स पार्टी ने वो कहते हैं ना आई वॉश के लिए जैसे वो रखा हुआ है एक ऑप्शन कि जहाँ पे उन्हें लगे कि भाई नुकसान हो रहा है नैरेटिव को या पॉलिटिकली नुकसान हो रहा है, वहाँ कह देंगे नहीं जी हम तो शामिल नहीं है। अदरवाइज प्रैक्टिकली देखा जाए तो दे आर वो हर तरह से बताएं कहाँ नहीं है वो। तो ये सारी चीजें हैं। लेकिन अब ये अभी इंटरेस्टिंगली है आजकल गंदम का जो एक स्कैंडल है, और बड़ा ये बहुत बड़ा स्कैंडल है, उसके ऊपर कोई खास अभी तक नैरेटिव पीपल्स पार्टी की तरफ से सामने नहीं आ रहा कि वो इस पे गवर्नमेंट को क्या कसूरवार समझती है या वो क्या उनका नैरेटिव है। अब इसके ऊपर जी बड़ी इंटरेस्टिंग चीज़ें हैं। एक तो पहले ये बात हो रही थी इमरान साहब के जी ये निगरान हुकूमत की मिसमैनेजमेंट थी, उन्होंने गंदम इंपोर्ट कर ली बिला वजह और उसके बाद अपनी भी बम्पर क्रॉप आ गई तो इसलिए ज़्यादा हो गई। लेकिन अब जो एक कमेटी बनाई गई थी उसमें ये इंकशाफ हुआ है कि इस हुकूमत के होते हुए भी शहबाज शरीफ साहब के वज़ीर आज़म बनने के बाद भी गंदम इम्पोर्ट हुई है, और यानी पहले भी हुई फिर हुई, और ये अब जो एक बम्पर क्रॉप आई उसकी वजह से इतनी वाफर हो गई। तो ये गंदम का जो स्कैंडल है इसके ऊपर आपकी क्या राय, इसका जिम्मेदार कौन बज़ाहिर नज़र आ रहा है आपको? देखें जी, सच्ची बात तो ये है कि तमाम लोग वो ज़िम्मेदार हैं जिन्होंने इसकी पहले मंजूरी दी, उसके बाद जब ये आई, और फिर मैं ये समझता हूँ कि मौजूदा हुकूमत जो है वो एक तरह से इससे बरीउज़्मा हो सकती है कि जो कमेटी बनाई है वो कमेटी डाल ना जाए, बल्कि वो हकाइक सामने आए और फिर जो ज़िम्मेदार हैं उनको उसकी सज़ा दी जाए। अब 2-3 तरह की ना इस पे फिर यही ना हो कि दो एक ब्यूरोक्रेट्स को थोड़ा बहुत मुअत्तल कर दिया, चलो नहीं सुमीना, मैं तो हमेशा अंडर द कारपेट, क्योंकि देखिए इमरान साहब बात वही है कि किसको आप सजा देंगे जी। पता ये चल रहा है मियाँ साहब ने शहबाज शरीफ साहब को बुला लिया, शहबाज शरीफ साहब ने मरियम नवाज से पूछ लिया, ये तो सारे घर के लोग हैं, ये क्या एक दूसरे को सजा देंगे आपके ख्याल से? गुजारिश अगर किसी की गलती हो, देखें गुजारिश ये है कि आपको जिम्मेदारों का तयन तो करना पड़ेगा, चाहे फिर वो कोई भी हो, आपको उसको सामने कटहरे में लाना पड़ेगा। दूसरी बात ये कि आज अगर आप इस बात को करेंगे तो देखिए किसान बेचारा जो है वो तो रुल गया। 3900 रुपया आपने कीमत रखी है जो ना, उससे उसको 1000 रुपया कम आप अभी मार्केट में जाएं आपको 2900-3000 में गंदम मिल रही है। अब मुझे ये बताएं कि वो बेचारा तो रुल गया बुरी तरह से, उसको वो कीमत नहीं मिल रही, हालांकि वो तो ये कह रहे थे कि हमें इस दफा कीमत आप बढ़ाएं क्योंकि बिजली महंगी हुई, खाद महंगी हुई, खाद उस बेचारे को ब्लैक में खरीदनी पड़ी, तो वो बेचारा बजाय इसके कि पिछले साल की कीमत में बेच पाता, आज उससे भी 1000 रुपया कम बिक रही है। अच्छा, इस पे बड़ी इंटरेस्टिंग कल एक खबर भी सामने आई है चौधरी साहब कि हनीफ अब्बासी साहब जो हैं वो अनवारुल हक काकड़ साहब को एक प्रोग्राम में जिम्मेदार ठहरा रहे थे, और अनवारुल हक काकड़ साहब एक रेस्टोरेंट में आमने सामने उनके आए तो उन्होंने उनको ताना मार दिया कि जी अगर आपने मेरे ऊपर ये इल्ज़ाम क्यों लगाया, अगर मैंने फॉर्म 47 का जिक्र कर दिया तो आप कहीं मुंह छुपाने के काबिल नहीं रहेंगे। तो ये जो लड़ाई है इसके ऊपर आपका क्या रद्द-ए-अमल है? ये तो बड़ी अजीब सी बात है, निगरान वज़ीर आज़म खुद जैसे कि एडमिट कर रहे हो कि इलेक्शन शफाफ, दोनों ही सच बोल रहे हैं मेरे नजदीक। अच्छा। तो नहीं, वैसे चल सब आपस की बात है कि गंदम वाले से 47 का ताल्लुक क्या है भाई, वो तो बताओ पहले। आप उस वक्त वज़ीर आज़म थे, और अगर नाअहली भी हुई है इसमें भी 47 वाले भी, तो फिर भी आप जिम्मेदार हैं दोनों सूरतों में। दोनों सूरतों में सबसे ज्यादा जिम्मेदारी तो आप पे आयद होती है सर। वो जब देखें, जब आप भी स्कूल में होते थे, हम भी जब छोटे होते थे, तो दो गंदे बच्चे जब आपस में लड़ते थे वो कहते थे मैं अब्बू को तुम्हारी ये शिकायत लगाऊंगा, तो वो कह रहा था फिर मैं वो भी बताऊंगा। तो मसला ये है कि दोनों को ये जो मामला दोनों है, शिकायतों का आपस में ताल्लुक हो या ना हो, और इन सब ने देखें
मतलब हैं आपस में ताल्लुक ना हो लेकिन शिकायत ही लगेगी। शिकायत तो लगेगी। मसला ये है कि अब ये जो सारा मामला है, अब ये मामला जो सारा है ये इसका कोई ना कोई उकदा तो खुलना है। ज़ाहिर मौजूदा हुकूमत जो है वो इसहाक डार पे तो डालेगी नहीं। शाहिद खान अब्बासी तो कहते हैं कि ECC की मीटिंग जो दानियाल अजीज़ और शाहिद खान अब्बासी कहते हैं कि ये इसहाक डार साहब ने इसकी अप्रूवल दी थी, तो ECC जब उसको हेड किया था, लेकिन बाद में निगरान हुकूमत पे डाल रहे हैं। लेकिन ये 100 निगरान वज़ीर आज़म जो थे अनवारुल्लाह काकड़ साहब, वो तो ब्यूरोक्रेट पे डाल रहे हैं। ये इसको वो कह रहे हैं डिमांड तो सूबों की तरफ से आई, और वो जो ब्यूरोक्रेट है वो तो आज भी सूबों के अंदर, वो तो जाहिर है वो कोई ओन तो करता नहीं है ना। बात ये नहीं है। अच्छा, अब ये आप इंटरेस्टिंग बात ये भी इसका एक पहलू और भी देख लें। पहलू ये है कि राना सनाउल्लाह साहब की अपॉइंटमेंट हो एज ए मुशीर, या हनीफ अब्बासी का अटैक हो अनवारुल्लाह काकड़ के ऊपर। बुनियादी तौर पे ये दोनों आपस में वो जो इस वक्त एक समझें कि निगरान हुकूमत की कॉन्टिन्यूशन जो है इस कैबिनेट में, इस हुकूमत में, उसमें, और ये जो इनके अपने लोग हैं जो कि नवाज शरीफ साहब के और शहबाज शरीफ साहब दोनों कैंपों के लोग जो हैं वो आपस में जो हैं वो उलझ पड़े हैं। और ये बात आगे जाके ऐसा ऐसा बढ़ेगी, क्योंकि ये जो जितनी भी नाकामियाँ हैं, देखिए निगरान हुकूमत जो है वो बहुत अरसा तक रही है, आइन के ख़िलाफ़ रही है, वो तो एक अलग लीगल बहस है, लेकिन उन्होंने बहुत हद तक इंतज़ाम इंसलाम संभाला है। और पंजाब के वज़ीर आला अब इंटीरियर मिनिस्टर हैं, ज़ाहिर है सबसे बड़ा सूबा पंजाब है, और ये जो गंदम की ख़रीदारी के अहदाफ हैं ये सूबों से ज़रूर आते हैं। अब वज़ीर आज़म जो हैं उस वक़्त उन्होंने जो डॉलर अरेंज किए उस वक़्त अपने फाइनेंस मिनिस्टर को कह के, अब ये सारे जो मामलात हैं ये बहुत ज़्यादा उकदे खुलने वाले हैं। मैं अब आपको बता दूं, आप दोनों जितने मर्जी उकदे खोल लें, ना तो अनवारुल्लाह काकड़ साहब को किसी ने उंगली लगानी है, ना मोहसिन नकवी साहब को किसी ने पूछना है। आखिर में ज्यादा से ज्यादा कोई ब्यूरोक्रेट इधर से उधर मुअत्तल करके कहेंगे लो जी हमने बड़ी नहीं वो तो उंगली काट जाएगी, उंगली झुलस जाएगी, उधर तो जाना ही नहीं। लेकिन किसके होते तो पानी है ना फिर। लेकिन मैं आपसे अर्ज करूं वो किसके ऊपर डालनी है। चौधरी साहब मेरी गुजारिश, असल में ये जो बाबुओं की कमेटी है इसका सिर्फ एक ही मकसद है, चौधरी साहब, वो कहते हैं कि बंदे लबो जिन्नत पाइए। चौधरी साहब मैं आपसे अर्ज करूं, आप मोहसिन नकवी साहब से 1001 इख्तलाफ कर सकते हैं, लेकिन मैं आपको ये बात बता दूं कि ये गंदम जैसे स्कैंडल में मोहसिन नकवी 1% भी इन्वॉल्व नहीं हो सकता। मैं आपको ये बता रहा हूँ, बीइंग नोइंग हिम, वो इस तरह की करप्शन में कोई बंदा, मैं तो कहता हूँ कि अनवारुल्लाह काकड़ साहब को भी मैं नहीं समझता कि वो इन्वॉल्व होंगे। ठीक हो गया, बस मैंने और आपने कौन इन्वॉल्व है, बात तो ये है ना, देखिए ये बात नहीं होती कि कोई इन्वॉल्व है या नहीं है, लेकिन बात है कि उस वक्त के जो हेड्स हैं उनको जवाब तो देना पड़ेगा। अब ये तो नहीं हो सकता कि आप CM भी रहें, आप PM भी रहें, और फिर कोई बात हो तो उसका जवाब देने से आप कहेंगे कि ऐसी तो नहीं देना, जवाब तो देना पड़ेगा ना सर। बात यह कि बहुत बड़ा स्कैंडल है, पूरी पाकिस्तान की मैशत और ज़राई जो एक ब्रेक मुझे लेनी है। बिल्कुल ब्रेक लेते हैं जी, ब्रेक से वापस आते हैं। अहम कुछ मामलात हैं जिस पे मजीद भी बात करनी है, ब्रेक के बाद हमारे साथ रहिए। वेलकम बैक नाजरीन, एक खबर है आलमी मंजरनामे से, इस पे बात करना बड़ा ज़रूरी है। कनाडा में सिख रहनुमा के कत्ल के इल्ज़ाम में 3 भारतीय शहरी गिरफ्तार कर लिए गए हैं, और इसके साथ साथ मज़ीद गिरफ्तारियों का इम्कान भी है। बज़ाहिर ऐसा लग रहा है कि भारत जो है अपने आप को न जाने क्या समझ रहा है कि किसी भी मुल्क में जाकर किसी भी मुल्क के शहरियों को कत्ल कर देना और अपनी हुदूद की खिलाफ वर्जी, दूसरे ममालिक की हुदूद की खिलाफ वर्जी करते हुए हर जगह बदमस्त हाथी की तरह रौंदते चले जाना दूसरों को, ये एक अजीब सा फाशिस्ट रवैया में नज़र आता है। इसी के ऊपर कुछ कमेंट मैं दोनों से ज़रूर लूँगी। चौधरी साहब, ये क्या मतलब कुछ दिन पहले हम पाकिस्तान के हवाले से उनकी यही एक बदमाशी वाली लैंग्वेज थी कि जी हम जो चाहें कर लें और हम अंदर जाकर ये कर देंगे, घुस के मारेंगे। अब ये हर जगह ही इसी तरह शुरू हो गए हैं, लेकिन आलमी आप ताकतें भी देख लें कि भारत के इस रवैये पर कोई ख़ास हमें नज़र नहीं आता कि आवाज़ उठाएं। नहीं, इस पे जो देखिए पहले ये खालिस्तान के जो ये मर्डर हुए हैं, और इसके बाद एक पुन्नू साहब हैं वो उधर अमेरिका में होते हैं,
उनके ऊपर ये उनको भी टारगेट किया गया, लेकिन वो तो उनकी बचत हो गई। तो ये जो कनाडा में हुए हैं, इनका जो सबसे बड़ा इंडियन डायस्पोरा जो हुकूमत है, इसका प्रॉब्लम ये है कि ये वहाँ पे खालिस्तान के लिए जो है रेफरेंडम कराते हैं, और रेफरेंडम में बहुत बड़ी तादाद जो बैरून मुल्क मुकीम सिख हैं उनकी उसमें जो है वो शामिल होती है, और वो इंडिया से अलहदा जो है एक मुल्क का मुतालबा कर रहे हैं जो कि खालिस्तान जिसका नाम है या उसको कहा जाता है। तो बैकग्राउंड तो इसकी ये है। इसके बाद जो इंडिया ने 2 जगह पे ये जब किया, रॉ ने उनका ये सारा ऑपरेशन किया, तो ये एक्सपोज हो गए, और आज जो 3 गिरफ्तारियां कल वहाँ पे हुई हैं वो भी इसी कनेक्शन में हैं। और ज़ाहिर है वो कोई साउथ ईस्ट एशिया की अदालतें तो है नहीं हैं या इन्वेस्टिगेटिंग एजेंसीज नहीं हैं, इसका जो है काफ़ी रिप्रिकॉशंस होंगे। और ये जो जो उनका वज़ीर दिफा है उसकी जो धमकी थी, वो तो इलेक्शन, वहाँ पे इलेक्शन है इंडिया में, और वो ये बार बार कह रहे हैं कि वो घर में जो घुस के मारने का बयान है वो तो पॉलिटिकल माइलेज के लिए, लेकिन जो इसमें शामिर बलोच हैं गार्डियन के जर्नलिस्ट, उन्होंने एक स्टोरी की जिसमें उन्होंने ये कहा कि 20 लोग पाकिस्तान में जो प्रॉक्सीज़ हैं उसके ज़रिए जो है टारगेट किए गए हैं, और इसकी तस्दीक भी हुई। बाद में जो पाकिस्तान की जो एजेंसीज़ हैं उन्होंने इसके परपेट्रेटर्स को भी पकड़ा है, और उसके ऊपर तहकीकात चल रही हैं, और काफ़ी वसी पैमाने के ऊपर जो है इसका जो है वो जवाब दिया जा रहा है। तो ये जो भारत का एक मामला है उसका तो आई थिंक कि वो ओवर कॉन्फिडेंट हैं, और लेकिन ये मामला जैसे जैसे आगे बढ़ेगा तो उनको इंटरनेशनल सतह के ऊपर सुबकी उठाना पड़ेगी। ठीक है इमरान साहब, ये बड़ी अमन के लिए ख़तरे की बात है कि एक इतनी बड़ी रियासत है और वो इस तरीके से दूसरों की हदें फैलाती है। देखें, बात ये है कि जो नाम निहाद दुनिया की सबसे बड़ी जमहूरियत है ना, नाम निहाद इंडिया, उसका ये वतीरा शुरू से है, ये पहली दफ़ा नहीं हुआ। और मैं आपसे अर्ज करूं, अभी जो खालिस्तान की बात की चोई साहब ने, गंगा सिंह टिल्लू एक होते थे इनके रहनुमा, फिर भिंडरावाला होते थे, और पता नहीं कौन कौन से जो लोग थे। रा जो है उनकी खुफिया एजेंसी, आपको सुन के हैरत होगी कि इंडिया के जितने एम्बेसीज हैं उन तमाम एम्बेसीज में रा के लोग ना सिर्फ तैनात हैं, बल्कि ये जो प्रॉक्सी की स्टोरी इन्होंने की, ख़ास तौर पे पाकिस्तान तो उन ममालिक में शामिल होता है ना जिसको अपना अवलीन वो दुश्मन समझते हैं। तो यहाँ पे जितने ये बम धमाके होते हैं, जितनी इस तरह की दहशतगर्दी की वाक़यात होती हैं, उनमें से मोर देन 95% में इंडिया के लोग, ये रा जो है वो बराह रास्त इन्वॉल्व होती है। और जो मोदी की फाशिस्ट हुकूमत है, ये खालिस्तान वाला मामला आप देखें पिछले चंद अरसों से ये रुक गया हुआ था, उसमें उस तरह से नहीं था, लेकिन ये फिर इनकी हुकूमत में दोबारा उनके खिलाफ ये हमले हो गए और लोगों की जानें लेना शुरू। तो ये इंडिया जो है वो बदमस्त हाथी इस वक्त बना हुआ है इस बीजेपी की हुकूमत में। तो मैं समझता हूँ कि इससे उन्हें ही नुकसान होगा। और इंडिया देखें, कश्मीर मूवमेंट हो, खालिस्तान मूवमेंट हो, या दूसरी वहाँ पे कई इस वक्त मूवमेंट चल रही हैं, वो सब कामयाब। प्रोग्राम का वक्त खत्म हो गया। इंशाल्लाह फिर आप होगी, अपना ख्याल रखिए। अल्लाह हाफिज़।